हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनवीएस सीडीपी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के जो हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं उसमें आज हमारी फोर्थ क्लास रहने वाली, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम लगभग बायो और केमिस्ट्री के जो टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हमने थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की है। साथ में हमने क्वेश्चन के अंदर जो छुपे हुए लॉजिक्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखा हुआ है। तो उसी प्रकार का डिस्कशन हमारा आज की इस वीडियो में भी रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, धीरज इज एन 11-year-old boy and he is very good both in sports and dancing. Sport and dancing दोनों में ठीक है। He creates new things and he has very good physical coordination. Very good physical coordination. Howard Gardner's am I keeping in view of the theory according to the given description what intelligence is there in धीरज। तो धीरज में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है हमें यह बताना है। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। धीरज एक 11 वर्ष का लड़का है। वह खेल एवं नृत्य दोनों में बहुत अच्छा है। वह नई चीजें बनाता है और उसका शारीरिक समन्वयन बहुत अच्छा है। होवर्ड गार्डनर के एमआई सिद्धांत, एमआई मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, को दृष्टिगत रखते हुए दिए गए विवरण के अनुसार बताइए कि धीरज में कौन सी बुद्धिमत्ता है। इंटरपर्सनल, विजुअल स्पेशल, बॉडीली कानेस्थेटिक या फिर लिंग्विस्टिक, अंतर्वैयक्तिक, दृश्यात्मक, स्थानिक, दैहिक गति संवेदी या भाषाई मौखिक। तो जिन्होंने हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात करा है, जिसमें स्पोर्ट्स एंड डांसिंग या फिर गुड फिजिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये आपका बॉडीली कानेस्थेटिक के अंदर आता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आइडेंटिफाई द कंडीशनड रिस्पॉन्स अनकंडीशनड रिस्पॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से बिना शर्त प्रतिक्रिया की पहचान करें। बिना शर्त प्रतिक्रिया नहीं होगा, इसका शुद्ध हिंदी में अगर हम अनुवाद करते हैं तो अनकंडीशनड यानी कि अनुबंधित, अनअनुबंधित प्रतिक्रिया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जिसे बोल दिया जाता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीआर बोल देते हैं शॉर्ट में इसको। पॉवलव की थ्योरी से ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है। लाउड नॉइस, पेन, फूड, स्टार्टलेड, शोरगुल, दर्द, भोजन या चौंकना। अब देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को समझ जाएं तो क्वेश्चन में पूछा है, हमारे क्वेश्चंस में हमसे रिस्पॉन्स के बारे में पूछा हुआ है। रिस्पॉन्स क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है जो किसी उद्दीपक या किसी स्टिमुलस के आने पर आप करते हो, जैसे कि लाउड नॉइस। अब लाउड नॉइस क्या होगा, लाउड नॉइस कोई रिस्पॉन्स तो होगा नहीं। शोरगुल जो होता है वो रिस्पॉन्स नहीं होता, शोरगुल एक तरह का स्टिमुलस होता है जिसे हम उद्दीपन कह सकते हैं। तो लाउड नॉइस तो उद्दीपन है, लेकिन हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स के बारे में बताना है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। इसी प्रकार जो पेन है, पेन होने पर हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम चिल्लाते हैं या फिर रोते हैं, तो ये आपका उसके अंदर आ जाएगा, स्टिमुलस के अंदर आ जाएगा। भोजन, भोजन भी आपका स्टिमुलस हो जाएगा एक तरह से। चौंकना, ये कह सकते हैं कि लाउड नॉइस होने पर आप चौंक जाते हो, तो जो चौंकना है तो ये आपका हो जाएगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। बाकी ये जो तीनों थे वो आपके स्टिमुलस थे। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, चौंकना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड स्पीच। निम्नलिखित में से कौन अच्छे भाषण का एक तत्व नहीं है। ऑडिबिलिटी, फ्लुएंसी, ऑफ सिक्योरिटी या नेचुरलिटी, द्रव्यता, प्रभाव, अस्पष्टता, स्वाभाविकता। तो ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड स्पीच। गुड स्पीच का एलिमेंट कौन सा नहीं होगा, तो जो अस्पष्टता है, ऑफ सिक्योरिटी जो है, ये आपका गुड स्पीच का एलिमेंट नहीं हो सकता। बाकी ऑडिबिलिटी यानी कि क्लियर समझ में आना चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए, प्रवाह, धारा प्रवाह बात होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें व्यवधान ना हो, और नेचुरलिटी यानी स्वाभाविक होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। यह गुण नहीं होगा, बाकी तीनों तो गुण हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ स्टडी कम्स अंडर द कनेक्शनिज्म थ्योरी, SR। अच्छा, अध्ययन का कौन सा सिद्धांत संयोजनवादी सिद्धांत SR के अंतर्गत आता है। कनेक्शनिज्म थ्योरी, SR थ्योरी के बारे में बात करना। SR का मतलब है यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी मतलब एक ऐसी थ्योरी जिसमें पहले स्टिमुलस दिया जाता है, उसके बाद जो भी जीव है वह रिस्पॉन्स करता है। अब फर्स्ट लिखा है टॉलमन्स थ्योरी ऑफ इंसाइट। पहली बात तो इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी जो है वह कोहलर की थी,
ठीक है, कोहलर की थी, लेकिन यहाँ पे तो टोलमैन लिखा हुआ, ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। गेस्टोल्ड प्रिंसिपल पर आधारित है इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, यहाँ पर एसआर थ्योरी की बात करिए तो गेस्टोल्डवादी जो है उनका एसआर से या फिर आरएस इस टाइप की जो थ्योरीज थी जिसमें व्यवहारवादी जो थे उनकी थ्योरी से कुछ भी लेना देना इनका नहीं है। कर्ट लेवन की फील्ड थ्योरी एक अलग दायरे की तरफ चले जाते हैं। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशन जो है वो आरएस टाइप हम इसे कहते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, क्योंकि स्किनर की जो थ्योरी है उसमें पहले चूहा रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद उसे उद्दीपक जिसे हम कहते हैं खाना वो प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से तो इसके चारों के चारों ही ऑप्शन गलत हैं। ये शायद पीजीटी कॉमर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चारों के चारों ही ऑप्शन गलत हैं। हालांकि उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर दे रखा है, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कनेक्शनिज्म में जो है वो जुड़ा हुआ है आपका थॉर्नडाइक से, जिसे हम संयोजनवाद का सिद्धांत कह देते हैं, वो आपका थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। और एसआर थ्योरी जो है वह भी थॉर्नडाइक से जुड़ी हुई है, क्योंकि थॉर्नडाइक के केस में होता क्या था, बिल्ली के सामने पहले खाना रखा जाता था, बिल्ली पिंजरे में होती थी, बाहर खाना या जिसे कहते थे मछली रखी जाती थी, मछली की स्मेल बिल्ली तक पहुंचती थी, फिर बिल्ली वहां पे कुछ प्रतिक्रियाएं करती थी, उसका हाथ लीवर पे दबता था, गेट खुलता था और वह बिल्ली को खा लेती थी। तो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके चारों के चारों ऑप्शन ही गलत है। ठीक, अब यहाँ पर टोलमैन की थ्योरी, गेस्टोल्ड थ्योरी, स्किनर की थ्योरी आप लोगों ने शायद पढ़ रखी हो, कर्ट लेविन की थ्योरी भी कई लोगों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी हम कर्ट लेविन की थ्योरी को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे देखिए मैंने आंसर लिख रखा है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अब कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है, फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, संगठनात्मक विकास के प्रतिपादक भी कर्ट लेविन को माना जाता है। इनकी थ्योरी के कुछ अन्य नाम है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इनकी थ्योरी को वैसे फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, लाइफ स्पेस थ्योरी, जीवन दायरा सिद्धांत, थ्री फेज थ्योरी, तीन संप्रत्य सिद्धांत, टोपोलॉजी थ्योरी, तलरूप सिद्धांत, वेक्टर साइकोलॉजी, सदिश मनोविज्ञान सिद्धांत। तो ये पूछ लिया जाता है कि वेक्टर साइकोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, या अपनी थ्योरी में टोपोलॉजी का यूज किसने करा है, लाइफ स्पेस थ्योरी किससे जुड़ी हुई है। तो ये सारी कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी से जुड़ी हुई है। इन्होंने एक कहते हैं एक फंक्शन दिया, फंक्शन क्या होता है मैथ वाले अच्छे से जान सकते हैं, फंक्शन क्या होता है बाकी हम समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका बिहेवियर होता है वह फंक्शन होता है पर्सन एंड एनवायरनमेंट का, कि पर्सन किस तरह का है और उसे एनवायरनमेंट किस प्रकार का मिला, इससे आपका बिहेवियर बनेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि v इज इक्वल टू एफ पी ई। ये जो इक्वेशन है या ये जो फंक्शन है ये किसने दिया, तो ये कर्ट लेविन ने दिया। इस फंक्शन में पी कौन होता है, पर्सन, ई कौन होता है, एनवायरनमेंट, एंड एफ मीन्स बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन इन देयर एनवायरनमेंट। मानव व्यक्ति तथा वातावरण का फलन है। मानव नहीं आएगा यहाँ पर, मानव व्यवहार आएगा, मानव व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का फलन है। आगे बढ़ते इस थ्योरी में, तो ये एक डायग्राम सा आता है इनकी थ्योरी में जो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये एरिया इसे हम बोलते हैं लाइफ स्पेस। यह होता है आपका लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस मतलब जिसे हम कह सकते हैं जीवन दायरा। ये वह स्पेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति रह रहा है, तो ये जो पूरा है वो लाइफ स्पेस हो गया। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको या तो गोल की तरफ ले जाने के लिए फोर्स करेंगे या फिर वहां पर बाधक बनेंगे, यानी गोल की तरफ ले जा भी सकते हैं और उसके लिए बाधक भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका गोल है तो हो सकता है कि वेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करें, या फिर कुछ वेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो गोल अचीव करने में आपके लिए बाधा उत्पन्न करें। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, उसे अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, मीन्स बढ़िया कोचिंग मिल जाती है, अच्छा स्कूल मिल जाता है। तो जो अच्छा स्कूल हुआ, अच्छा स्टडी मटेरियल जो हुआ, ये एक तरह का वेक्टर हुआ जो उसे गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है। यहीं पर हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो, उसे उस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, तो वह उच्च शिक्षा अचीव नहीं कर पाया, हाई एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर पाता। तो ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये इस तरह का वेक्टर हो गया जो उसे उसके गोल तक पहुंचने में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसके साथ ये वेरियर हो सकते हैं और यहाँ पर बीच में आपका पर्सन होता है। अब यहाँ पे कुछ अवधारणा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं कि किस कॉन्सेप्ट्स को क्या कहते हैं। जो लाइफ स्पेस है यानी जीवन दायरा, जीवन दायरा क्या कहलाएगा, इसे साइकोलॉजिकल
फील्ड भी कह देते हैं, मनोविज्ञान दायरा भी कह देते हैं। व्हाट वन थिंग और व्हाट वन गेन फ्रॉम वंस फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, आप क्या सोचते हो और आप आपके शारीरिक यानी भौतिक बोलेंगे, आप आपके भौतिक और सामाजिक पर्यावरण से क्या चीज़ें गेन करते हो, वो आपके लाइफ स्पेस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में टीचर है और बहुत सारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। अब इस क्लास में मान लो कुछ भी आ गया, एक मेंढक आ जाता है। अब ये जो मेंढक है ये किसने, इस वाले बच्चे ने देख लिया, तो इस बच्चे की लाइफ स्पेस में इस ये जो मेंढक है इसका अस्तित्व आ गया है कि ये मेंढक यहाँ पर है। लेकिन टीचर और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं उनके लाइफ स्पेस के अंदर अभी इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने इसे अपने उनके आसपास के जो एनवायरनमेंट था उस एनवायरनमेंट से उसे गेन नहीं करा है। वो उसे देख लेंगे तो उनके लाइफ स्पेस के अंदर ही वह चीज़ आ जाएगी, ठीक। मतलब ये चीज़ हमारे चारों ओर हो सकती हैं, लेकिन जब तक हम उसे देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तब तक भी हमारे लाइफ स्पेस के अंदर नहीं आएंगी। तो जो भी हमारे चारों तरफ हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है, उससे हम जो कुछ गेन करते हैं वो हमारे लाइफ स्पेस के अंदर आ जाता है। फिर आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स कुछ नहीं होते, वेक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो या तो आपको गोल की तरफ ले जाने में हेल्प करेंगे या फिर आपके लिए बैरियर का काम करेंगे। तो द टर्म्स वेक्टर रिप्रेजेंट अ फोर्स which is influencing movements towards a goal or away from it. Vectors is defines as providing definite direction to behavior. Vectors आपके behavior को डायरेक्शन देंगे, उस behavior के कारण आप या तो गोल को अचीव कर लोगे या फिर आप गोल से दूर चले जाओगे। आगे बढ़ेंगे, फिर आता है आपका गोल। गोल क्या होता है? इट इज़ अ रीजन ऑफ लाइफ स्पेस टू विच अ पर्सन इज साइकोलॉजिकली अट्रैक्टेड। ये लाइफ स्पेस का वह क्षेत्र होता है जिसमें जिससे पर्सन अट्रैक्ट होता है, आप अपने गोल की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हो। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी एक मैथमेटिकल टर्म है, याद रखिएगा कि जो टोपोलॉजी है वो उन्होंने कहाँ से उठाई थी, वो उन्होंने मैथ से उठाई थी। तो एक मैथमेटिकल टर्म है जो कह सकते हैं कि शेप्स को डिफाइन करती है। ये जो आप किसी भी चीज़ के जो शेप होते हैं उसे ये डिफाइन करने वाली एक टर्म है टोपोलॉजी। जो मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स करते हैं वो इसको एक अलग से चैप्टर के थ्रू पढ़ते हैं, तो वहाँ तक हमें नहीं जाना, हमें इतना याद रखना टोपोलॉजी एक मैथमेटिकल टर्म होती है। द वे इन विच पार्ट्स ऑफ सम थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड और कनेक्टेड। किसी भी चीज़ को व्यवस्थित, संगठित एवं जोड़ने का जो ढंग है वही टोपोलॉजी है, कि कोई चीज़ किस प्रकार से जुड़ी हुई है। कोई चीज़ जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपने जो लोगों ने कंप्यूटर पढ़ रखा होगा तो उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ रखी होंगी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी होता है चीज़ों को अरेंज करने का तरीका, उनको ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका, तो ये आपका टोपोलॉजी हो गया। इन चारों चीज़ों को याद रखना। लाइफ स्पेस क्या था? व्यक्ति अपने फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट से जो कुछ भी गेन करता है वो उसके लाइफ स्पेस के अंदर आ जाता है। वेक्टर्स कुछ एक ऐसा फोर्स है जो आपको या तो गोल की तरफ ले जाएगा या गोल से दूर ले जाएगा। गोल क्या होता है? जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। टोपोलॉजी किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज या अरेंज करने का तरीका। तो ये हमने यहाँ पर कर्ट लेवन की फील्ड थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्कुलर डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ मांसपेशीय दुर्विकास किस प्रकार का है? अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, मोशन सिकनेस या मेंटल डिसऑर्डर। मस्कुलर डिसऑर्डर, अगर किसी की मसल्स सही तरीके से काम नहीं कर रही है, मसल्स सही तरीके से विकसित नहीं हुई हैं, तो क्या होने के चांसेस उसमें सबसे ज़्यादा होंगे? तो ऑप्शन नंबर 30 सही होगा। चल बहित्र दुर्बलता, मोशन सिकनेस, वह सही तरीके से मोशन नहीं कर पाएगा, मूवमेंट सही तरीके से उसके हाथ पैरों का नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रवि स्टार्टेड सिटिंग विद सपोर्ट एट द एज ऑफ 4 months एंड स्टार्टेड स्टैंडिंग एट 10 months. These schedules of development are called. रवि ने 4 महीने की उम्र में सहारा लेकर बैठना शुरू किया और 10 महीने की उम्र में खड़े होने की बात कही या खड़ा होना सीख लिया। विकास की इन अनुसूचियों को कहा जाता है, ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम बोलते हैं लर्निंग फेजेस नहीं बोलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं माइल स्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट। माइल स्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट्स का मतलब कि कुछ एज फिक्स है कि इस एज तक बच्चा ये काम करना शुरू कर देता है। जैसे 4 महीने का कोई भी बच्चा हो वह बिना किसी सहारे के बैठ सकता है। 10 महीने के बच्चे जो होते हैं वो किसी के सहारे से खड़े हो सकते हैं। तो ये माइलस्टोन होते हैं, विकास के माइलस्टोन कि आप इस एज तक इतना डेवलपमेंट आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की स्टेप बाय डेवलपमेंट की बात नहीं चल रही है, ग्रोथ फेजेस कह सकते हो,
लेकिन जो इसके लिए सही वर्ड होता है वो होता है माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट। एनआईओएस जब हम पढ़ रहे होते हैं, या एनआईओएस पढ़ने का मतलब जब हम किसी भी कंटेंट को डेप्थ में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एनआईओएस का जो कंटेंट है अपने आप में 3,500 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, बाकी किसी बुक्स वगैरह में तो मुश्किल है मिले। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज टीचर। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा शिक्षक की वांछनीय विशेषता नहीं है। गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू मेक लर्निंग विद इन द क्लासरूम सिनेरियो ओनली, ये थोड़ा सा गलत है। केवल कक्षा के परिदृश्य में सीखने की अवसर देना, ये तो हमारा गलत हो गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं। क्रिएटिंग अ लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम, ये सही है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा बनाना। परचेसिंग गुड क्वेश्चनिंग स्किल्स, प्रश्न पूछने का अच्छा कौशल होना, ये भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। एप्रिसिएटिंग ओरिजिनल वर्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के मौलिक कार्यों की सराहना करना, यह भी एक तरह से वांछनीय विशेषता हो जाएगी। तो फर्स्ट ही गलत है, बाकी सारे सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इनकॉर्पोरेट स्टडी अबाउट द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर ऑफ अ प्लेस। किसी स्थान की संस्कृति की विशिष्टता और विविधता के बारे में अध्ययन अंतर्निविष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अच्छा, हमें कोई भी एक जगह है, वहाँ का जो कल्चर है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या यूनिकनेस है, डाइवर्सिटी किस प्रकार की वहाँ की, इसका अध्ययन करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। आस्किंग चिल्ड्रन टू वॉच न्यूज चैनल्स फॉर अपडेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर्स, विजिट टू लोकल रीजन्स एंड आर्ट सेंटर्स टू अंडरस्टैंड द कल्चर्स, मेकिंग मॉडल्स रिलेटेड टू कल्चर फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों की संस्कृति के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए समाचार चैनल देखने के लिए कहना, संस्कृति को समझने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और कला केंद्रों की यात्राएं, अखबारों से संस्कृति को चित्रित करने वाले चित्र दिखाना, बच्चे से संस्कृति से संबंधित मॉडल बनवाना। देखिए, मॉडल बनवाने से इतना कोई काम नहीं चलेगा, चित्र दिखाने से भी काम नहीं चलेगा। यात्राएं, क्षेत्र भ्रमण जिसे हम बोलते हैं, फील्ड ट्रिप जो बोलते हैं, वो सबसे अच्छा होता है इस प्रकार के किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको कोई कल्चर एक्सप्लोर करना है, किसी कम्युनिटी को एक्सप्लोर करना है, तो जो फील्ड ट्रिप होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शेरॉन is a 6-year-old boy who avoids eye contact, has a special compulsion to repeat words, and is sensitive to voiceless sound. What is likely to be afflicted with? देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, हु अवॉइड आई कॉन्टैक्ट अवॉइड कर रहा है, यानी सामाजिक जैसे कहते हैं ना, दूसरों के साथ सामाजिक होना, वह बहुत जल्दी नहीं हो पाता है, दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाता है। ठीक है। स्पेशल कंपल्सन्स ऑफ रिपीट वर्ड्स रिपीट करने का उसके अंदर एक स्पेशल कंपल्सन्स है, यानी कि बार बार शब्दों को दोहराता है। और वॉइसलेस साउंड जो होते हैं उनके प्रति सेंसिटिव नहीं है, एंड इज अच्छा सेंसिटिव है, एंड इज सेंसिटिव टू वॉइसलेस साउंड, वाणी रहित ध्वनि के प्रति अति संवेदनशील है। अच्छा, ज़्यादा ही संवेदनशील है। ठीक है। व्हाट इज लाइकली टू बी एफिलेटेड विद, देखिए अगर हम इसका फर्स्ट वर्ड ही पकड़ लें, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, अवॉइड किस में करेंगे, सेरेब्रल पाल्सी, इसमें तो दिमाग ही विकसित नहीं होता सही तरीके से। डाउन सिंड्रोम, इसमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा बन जाता है, इसे हम ट्राइसोमी 21 भी बोल देते हैं। ऑटिज्म, ये एक प्रकार का डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाता, आई कांटेक्ट को अवॉइड करता है। अटेंशन प्रॉब्लम नहीं है, ये एडीएचडी की प्रॉब्लम में है, जो अटेंशन वाली समस्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स शुड नॉट बी यूज्ड बाय द आर्ट टीचर टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स आर्ट वर्क। स्टूडेंट्स के आर्ट वर्क को इवेल्युएट करने के लिए किस इंडेक्स का यूज नहीं करना चाहिए, या किस सूचकांक का प्रयोग शिक्षक को नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स को तो देखा जाएगा, एक्सप्रेशंस अभिव्यक्ति को भी देखा जाएगा, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता को भी देखा जाएगा, बॉन्डिंग विद पेयर्स वाइल डूइंग एन आर्ट एक्टिविटी, कला संबंधी गतिविधि करते समय साथियों के साथ संबंध। खैर देखना तो इसे भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कलाकृति के मूल्यांकन। कलाकृति के मूल्यांकन के टाइम पर वह उसका पियर्स के साथ किस प्रकार की बॉन्डिंग थी, इसको देखने से कोई मतलब का नहीं है। हाँ, कला के मूल्यांकन के टाइम में आप ये देखोगे
कि जो उसका आर्ट वर्क था, उस आर्ट वर्क में किस प्रकार की क्रिएटिविटी थी, जो उसने अपने भाव को एक्सप्रेस करा वो किस प्रकार का करा, किस प्रकार के स्किल्स वहाँ पर यूज़ करी हैं। तो ये तीनों ही रहेंगे। लेकिन बॉन्डिंग विद पियर्स ये हम तब देख सकते हैं जब हम बच्चे के भावात्मक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसके अफेक्टिव डोमेन का बारे में कोई भी मूल्यांकन करते हैं, उसके सामाजिकरण के बारे में मूल्यांकन करते हैं, तब ये देखते हैं कि वह पीयर्स के साथ किस प्रकार की बॉन्डिंग कर पाता है, उनके साथ वर्क कर पाता है या नहीं कर पाते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही बनेगा, क्योंकि ये हम कलाकृति के मूल्यांकन के टाइम नहीं देखेंगे। हालांकि सही ये भी है, बट यहाँ पर बात चल रही थी इवेल्युएट द स्टूडेंट्स आर्ट वर्क के इवेल्युएशन के टाइम पर ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे आज की क्लास के 10 क्वेश्चंस। कुछ एक मिनट, आज की क्लास के 10 क्वेश्चंस थे। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इनका PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। आप अपने डाउट मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।